नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव अपने घर में ही धीरे धीरे घिर रहे हैं। घर से मेरा मतलब समाजवादी पार्टी में। पार्टी के अंदर से जिस तरह के स्वर उठ रहे हैं और शुरुआत उनके चाचा ने की थी, उसको आगे बढ़ा रहे हैं मोहम्मद आज़म खां। आज़म खां को आपको पता है कि जेल से छुटकारा मिल गया है, ज़मानत मिल गई है। ज़मानत पर रिहा हो गए हैं और सोमवार को उन्होंने विधानसभा के सदस्य के रूप में शपथ ली। उनके बेटे अब्बास आज़म ने भी शपथ ली। लेकिन कल यानी इतवार को जो विधायक दल की बैठक हुई समाजवादी पार्टी की, उसमें ये दोनों नहीं गए। इसके अलावा शिवपाल यादव भी नहीं गए और चर्चा ये है कि शायद पल्लवी पटेल भी नहीं गई, लेकिन मेरे पास उसकी कोई पक्की सूचना नहीं है। इस तरह की खबरें आ रही थी कि वो भी नाराज़ चल रही है। तो पार्टी के अंदर अखिलेश यादव के खिलाफ धीरे धीरे माहौल बन रहा है और इस माहौल को और तेज़ करने में, इस माहौल को अखिलेश के खिलाफ करने में समाजवादी पार्टी के मुस्लिम नेताओं का सबसे बड़ा योगदान है। मोहम्मद आज़म खां से पूछा गया, उनसे मीडिया के लोगों ने सवाल किया कि क्या सुना है आप अखिलेश यादव से नाराज़ हैं? तो आप अगर आज़म खां को देखा हो, उनसे कभी मिले हों, उनको जानते हों, तो हमेशा ज़्यादातर तंज की भाषा में ही बोलते हैं। वो सीधा जवाब कभी नहीं देते। वो प्रतिप्रश्न करेंगे या कोई व्यंग्य करेंगे। और सबसे बड़ी बात, विक्टिम कार्ड खेलने में जो महारत आज़म खां को हासिल है, इस देश में किसी नेता को नहीं होगी। तुरंत बेचारा बन जाना, दीनहीन बन जाना और ये एहसास कराते हुए कि मुझे बेवकूफ़ मत समझो, मैं तुम्हारी चालाकी समझ रहा हूँ। और वो दरअसल वो अपने को दीनहीन दिखाते नहीं, वो आपको नीचा दिखाने के लिए इस तरह का एक तरह से स्वांग करते हैं, नाटक करते हैं। तो उनसे पूछा गया कि सुना है आप अखिलेश यादव से नाराज़ हैं? तो उन्होंने कहा कि नाराज़गी का कोई आधार होना चाहिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि नाराज़ हैं या नहीं हैं, बोले कि नाराज़गी का कोई आधार होना चाहिए और मैं तो खुद ही निराधार व्यक्ति हूँ। तो जब मेरा कोई आधार ही नहीं है तो उसका आधार कैसे होगा? अब आप देखिए, उन्होंने पूरी बात में उलझाया संदेश ये कि अगर आपको जो सवाल पूछने वाला है उसको संदेश दे रहे हैं कि इतनी भी बात समझ में नहीं आ रही है कि मैं नाराज़ हूँ कि नहीं, ये मुझसे इसकी तस्दीक करवाना चाहते हैं, तो आपको कुछ समझ में नहीं आता। अखिलेश यादव से नाराज़ होते, वहाँ तक भी बात समझ में आती। आज़म खां मुलायम सिंह यादव से भी बहुत ज़्यादा नाराज़ है। वो याद कीजिए शिवपाल यादव का बयान कि नेताजी भी दोषी हैं। अगर नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव प्रधानमंत्री से मिलते तो आज़म खां को राहत मिल सकती थी। अब आज़म खां ने दो बातें कही रिहा होने के बाद। एक, उन्होंने कहा कि मुझे प्रोटेक्शन, मुझे राहत, मुझे जो न्याय मिला वो सिर्फ न्यायपालिका से। उन्होंने कपिल सिब्बल की बहुत तारीफ़ की, कहा कि उनकी फ़ीस देने की मेरी हैसियत, एक दिन की भी फ़ीस देने की हैसियत नहीं थी, लेकिन उन्होंने मेरा केस लड़ा। यानी कपिल सिब्बल ने उनसे फ़ीस नहीं ली, ऐसा आज़म खां का कहना है। अब ये बात सच भी हो सकती है। और दूसरी बात जो उन्होंने कही, उनसे पूछा गया कि मुलायम सिंह यादव का फ़ोन आया था आपके पास? तो उनका हो सकता है उनके पास मेरा नंबर ना हो। अब आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि जो व्यक्ति ये कहते हुए एक समय थकता नहीं था कि हमारे नेता मुलायम सिंह यादव हैं, वो उनके बारे में पूछे जाने पर इस तरह की बात कह रहा हो। लखनऊ में है और लखनऊ में होने के बावजूद न तो समाजवादी पार्टी के विधायक दल की बैठक में गए, न अखिलेश यादव से मिले, न मुलायम सिंह यादव से मिलने गए। फ़ोन पर भी बातचीत नहीं हुई। इशारा क्या है? इशारा साफ है कि जो तुम कर सकते थे जब मेरे बुरे दिन थे, वो तुमने किया। अब मैं जो कर सकता हूँ वो मैं करूँगा। और किस तरह से मैं जो कह रहा हूँ समाजवादी पार्टी, तो समाजवादी पार्टी के पूरे कुनबे को देखिए, उनके जो सहयोगी दल हैं उनको भी देखिए। ओम प्रकाश राजभर ने रविवार को मऊ में अपनी पार्टी की बैठक कर रहे थे। उस पार्टी की बैठक में, जिससे समाजवादी पार्टी का कोई लेना देना नहीं, उस पार्टी की बैठक में उन्होंने ये कहा कि अखिलेश यादव को एसी कमरे से बाहर निकलना चाहिए, थोड़ा अपने कार्यकर्ताओं से भी मिलना चाहिए। और यही नहीं रुके, उन्होंने कहा उनको एसी कमरों की आदत हो गई है।
समाजवादी पार्टी के नेता मुझसे शिकायत करते हैं कि अखिलेश यादव से मिलना बहुत कठिन है, मिलते ही नहीं किसी से। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि 111 सीट वाली पार्टी के नेता के बारे में 6 विधायकों वाली पार्टी का नेता ये टिप्पणी कर रहा है। हालांकि ओम प्रकाश राजभर अपने बड़बोलेपन के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उनका इरादा क्या है और किस तरह से वो पाला बदलने की तैयारी कर रहे हैं, उनके एक बयान से आपको स्पष्ट हो जाएगा। जब उनसे पूछा गया सहयोग के बारे में, उन्होंने कहा जिसको ज़रूरत होगी मुझसे सहयोग मांगने आएगा। ये अलायंस में चुनाव लड़े थे, गठबंधन में चुनाव लड़े थे। अभी गठबंधन टूटने की कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन अनौपचारिक रूप से ये गठबंधन टूट चुका है। ओम प्रकाश राजभर को समझ में आ रहा है कि उनको अखिलेश यादव के साथ अगर रहना है तो 5 साल तक इंतज़ार करना है, और 5 साल बाद भी स्थिति कुछ बदल जाएगी, इसकी कोई संभावना उनको दिखाई नहीं देती। इसलिए वो पाला बदलना चाहते हैं, लेकिन मुश्किल ये है कि भारतीय जनता पार्टी कोई भाव दे नहीं रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को अभी ज़रूरत नहीं है। हालांकि ज़रूरत तो पड़ेगी, अभी पड़ेगी। ये अभी जो राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव होने वाले, बाइनियल इलेक्शन जो होने वाले हैं जून महीने में ही, शायद 10 जून को होना है, तो उसके लिए जो सरप्लस वोट है, जो विधानसभा का गणित है, उसके हिसाब से 11 सीटों के लिए चुनाव होना है। राज्यसभा की 7 सीटें बीजेपी का जीतना तय है। उसके अलावा 3 सीटें समाजवादी पार्टी का जीतना तय है। 11वीं सीट के लिए लड़ाई होगी। सपा के पास सरप्लस वोट ज़्यादा हैं, बीजेपी के पास कम हैं। लेकिन सपा की बात जब मैं कर रहा हूँ तो सपा गठबंधन की बात कर रहा हूँ। अब उस गठबंधन में से ओम प्रकाश राजभर किसके साथ जाएंगे, उस गठबंधन में जयंत चौधरी किसके साथ जाएंगे, अभी तक स्पष्ट नहीं है। जयंत चौधरी और अखिलेश यादव की मुलाकात की कोई खबर नहीं आई है। चुनाव के बाद से, और ख़ास तौर से जब से आज़म खां से जेल में मिलकर आए जयंत चौधरी, उसके बाद से वो अखिलेश यादव से मिले नहीं हैं। अब फ़ोन पे बात हुई हो तो पता नहीं, लेकिन इतना तय है कि दोनों की मुलाकात नहीं हुई है। और अखिलेश यादव ने अपनी ओर से कोशिश भी नहीं की है। तो ओम प्रकाश राजभर ने जो बात कही है, जो आरोप लगाया है, वो काफ़ी दमदार बात है। ये बात सही है कि अखिलेश यादव की और उनकी पार्टी की आज जो स्थिति है वो इसीलिए है कि वो एसी कमरे से बाहर नहीं निकलते। और आप इंतज़ार करते रहिए, ये विधानसभा का बजट सत्र खत्म होने दीजिए। सोमवार से, आज ही से शुरू हुआ है, और जो लगभग 8-10 दिन चलेगा, उसके बाद आप देखेंगे कि पूरी संभावना है कि अखिलेश यादव विदेश चले जाएं। तो इसलिए जो है उनके कार्यकर्ताओं में, उनके जो नेता दूसरी कतार के हैं, उनमें बड़ी बेचैनी है अखिलेश यादव के रवैये को लेकर। वो हर समय हर पल उनकी तुलना मुलायम सिंह यादव से करते हैं। मुलायम सिंह यादव विपक्ष में रहते हुए क्या करते थे, किस तरह की राजनीति करते थे, किस तरह ज़मीन पर उतर कर लड़ते थे, उसकी चर्चा समाजवादी पार्टी में सबसे ज़्यादा होती है। और अखिलेश यादव की स्थिति का अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि आज़म खां से जो भी मिलने जा रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता, उनमें से कई लोग तो सार्वजनिक रूप से बयान दे चुके हैं कि हमारे नेता मुलायम सिंह यादव हैं, अखिलेश यादव हमारे नेता नहीं हैं। अब ये कुल जो कोशिश है वो ये है कि मुसलमानों को समाजवादी पार्टी से हटाया जाए। अखिलेश यादव मुसलमानों के लिए लड़ने को तैयार नहीं है। अखिलेश यादव ने जिस तरह के पिछले दिनों बयान दिए चुनाव के बाद, चुनाव के दौरान जो है बार बार घोषणा करते थे कि हमारी सरकार बनी तो अयोध्या में इससे भी बड़ा मंदिर हम बनवाएंगे, इससे भी ज़्यादा भव्य मंदिर, राम मंदिर बनवाएंगे। वो अखिलेश यादव हिंदू धर्म के बारे में उनकी टिप्पणी देखिए। ज्ञानवापी में शिवलिंग मिलने के बाद उनकी टिप्पणी जो थी कि पीपल के पेड़ के नीचे पत्थर रख लो, लाल झंडा लगा दो और मंदिर बन जाता है हिंदुत्व में। ये उनकी समझ है हिंदू धर्म की। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनका जो गांभीर्य है, उनके अंदर जो समझ है मुद्दों की, और ख़ास तौर से हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की, वो कितनी सतही, कितनी छिछली है। और आप इंतज़ार करते रहिए, कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा जैसे जैसे गरमाएगा, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे सनातन धर्म के लोगों की जीत होगी,
जैसे जैसे उनको कामयाबी मिलेगी, अखिलेश यादव का यादव जनाधार निश्चित रूप से घटेगा, टूटेगा। क्योंकि यादव समाज जो है उसमें दो चीज़ों पर उनके बारे में आप शक नहीं कर सकते, एक उनके राष्ट्रवाद पर और धर्म के प्रति निष्ठा पर। वो अभी तक जो है मुलायम सिंह यादव से जाति के नाम पर जुड़े हुए थे कि अपनी जाति का नेता है, उसको ताकत देना चाहिए, उसको मजबूत करना चाहिए। लेकिन वही भावना अखिलेश यादव को लेकर नहीं है। उनके सामने कोई दूसरा जो है नेता उनको दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन आप मान कर चलिए कि अगले लोकसभा चुनाव में यादव समाज का एक बड़ा तबका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर बीजेपी को वोट देगा। तो अखिलेश यादव का जो कोर वोट बैंक है, मुसलमान और यादव, वो दोनों खतरे में है। मैंने पहले एक वीडियो में कहा था कि मुस्लिम जो है उनका वोट बैंक खतरे में है, अब कह रहा हूँ कि दोनों वोट बैंक खतरे में है। मुसलमानों के मन में ये बात घर करती जा रही है कि अखिलेश यादव सिर्फ हमारा वोट चाहते हैं, हमको नहीं चाहते। हमारे मुद्दों से, हमारी तकलीफ़ से, हमारी ज़रूरत से उनका कोई सरोकार नहीं है। अब वहाँ भी समस्या यही है कि कोई विकल्प नहीं है। जब तक मुसलमान ये सोचकर, ये रणनीति बनाकर वोट देते रहेंगे कि हम उसी को वोट देंगे जो बीजेपी को हराने की क्षमता रखता हो, तब तक उनको कोई विकल्प नहीं मिलने वाला है। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में, ख़ासतौर से मुस्लिम राजनीति में, एक बड़ा बदलाव आने की आहट सुनाई दे रही है। अभी आप इंतज़ार कीजिए आज़म खां की गतिविधियों की। आगे देखिए वो किस तरह से आगे बढ़ते हैं, वो किस तरह से अपनी राजनीति को आगे बढ़ाते हैं और किस दिशा में बढ़ाते हैं। शिवपाल यादव, मोहम्मद आज़म खां, ओम प्रकाश राजभर, जयंत चौधरी, इन 4 लोगों पर नज़र रखिए। उत्तर प्रदेश की राजनीति, खासतौर से गैर भाजपा दलों की राजनीति पर इन 4 लोगों का क्रियाकलाप होगा, उनका जो रवैया होगा, वो बड़ा असर डालने वाला है। लेकिन अखिलेश यादव की मुश्किल ये है कि उनको ये सब समझ में नहीं आ रहा है। उनको अभी तक एहसास ही नहीं है कि उनकी कमज़ोरी क्या है, उनकी ताकत क्या है, कहाँ गलती की, क्या सुधार करना चाहिए। ये सब अभी तक कम से कम उनके बयान और उनके कार्यकलाप से ये दिखाई नहीं देता। मन में उनके क्या है क्या नहीं है ये किसी को मालूम नहीं है। लेकिन जो बाहरी तौर पर दिखाई देता है उससे ये समझ में आता है कि उनको अभी तक इस बात का, इस हार का एहसास नहीं हुआ है। चुनाव में हार जीत होती रहती है, सभी पार्टियां हारती हैं, नेता हारते हैं, फिर जीतते हैं, फिर हारते हैं, ये कोई नई बात नहीं होती है। लेकिन मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, चुनाव के दौरान भी कह रहा था, अब भी कह रहा हूँ, ये समाजवादी पार्टी की स्थायी हार है। समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश में जीतने की कोई संभावना नहीं है जब तक बीजेपी 40% से ऊपर वोट लेकर बैठी हुई है, जब तक बीजेपी इस मजबूत स्थिति में है। और बीजेपी के कमज़ोर होने या उसके वोट प्रतिशत के गिरने की दूर दूर तक कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही, बल्कि उल्टा जो है बीजेपी के और मजबूत होने और उसका वोट प्रतिशत और बढ़ने के पूरे आसार नज़र आ रहे हैं। जिस तरह से सरकार चल रही है, जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काम कर रहे हैं, जिस तरह से रोज़गार के मुद्दे पर सरकार काम कर रही है, आप देखिए अगले 5 साल में उत्तर प्रदेश का कायाकल्प होने वाला है। उत्तर प्रदेश के इतिहास में विकास का ऐसा दौर मुझे नहीं लगता कि किसी ने इससे पहले देखा होगा जो अगले 5 सालों में दिखने वाला है। पिछले 5 सालों में भी दिखा, लेकिन 2 साल उसमें कोरोना में चले गए, नहीं तो आपको ज़्यादा नतीजे दिखाई देते अच्छे। लेकिन अगले 5 सालों में जो कुछ होगा, जो दिखाई देगा, मतलब उसके लिए जो आधार भूमि तैयार हो चुकी है, वो बड़ा परिवर्तन उत्तर प्रदेश में विकास के मोर्चे पर होगा। और बातों की तो बात ही छोड़ दीजिए। इसलिए कह रहा हूँ कि अखिलेश यादव के लिए ये हार स्थायी हार है, जब तक वो कोई क्रांतिकारी परिवर्तन अपनी पार्टी, अपने व्यक्तित्व में नहीं लाते हैं। तो जिन 4 लोगों की बात कही उन पर नज़र रखिए निकट भविष्य में, और उसका अंदाज़ा आपको अभी ज़्यादा समय नहीं है, इसी राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव में ही देखने को मिल जाएगा। इस चुनाव के नतीजे 11वीं सीट का जो नतीजा होगा वो बताएगा कि उत्तर प्रदेश की गैर भाजपा दलों की राजनीति किस दिशा में जाने वाली।
तो आज के अंक में इतना ही, अगले में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।